नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड में बिजली की किल्लत अब हो सकती है। दरअसल शासन भी इसे लेकर काफी गंभीर है। बिजली को लेकर आज ऊर्जा सचिव की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें प्रदेश में गैस प्लांट के जरिए बिजली की खपत को पूरा किए जाने पर चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश के ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि उत्तराखंड में बंद पड़े गैस बेस्ड पावर प्लांट को चलाने को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं काशीपुर और शरावती में गैस पावर प्लांट को चलाने पर बैठक में चर्चा होगी। गैस प्लांट के मालिक और विद्युत विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। गर्मी में हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो जनरेशन होता है, जनरेशन भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और पिछले साल भी गर्मी में हमारे काफ़ी डिमांड सप्लाई गैप था। उसका एक रीज़न हमारे जो दो गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं काशीपुर में लगे हैं, श्रावंती गामा, दो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के द्वारा रन किए जा रहे प्लांट्स हैं, ये दोनों बंद चल रहे हैं। इसका कारण रशिया यूक्रेन वार, तो उस वार की वजह से हमें गैस की शॉर्टेज पड़ रही है। पूरे कंट्री में गैस की शॉर्टेज है। कई सारे गैस बेस्ड पावर प्लांट्स बंद हैं और पावर प्लांट्स को चलाने के लिए भारत सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की है, कुछ उसमें गैस इंपोर्ट्स कर रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, अब सर्दियां खत्म होने के बाद में अब धीरे धीरे गर्मियां शुरू होंगी और गर्मियों में सीधी सी बात है कि बिजली की खपत भी बढ़ेगी। ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि बिजली की कहीं भी कोई कोर कसर कमी ना हो। जी देखिए, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन सीजन भी गर्मियों के साथ ही शुरू होता है। चार धाम के इस बार जो कपाट हैं वो तय समय से पहले खुल रहे हैं। सामान्य तौर पर जो दिन होते हैं, अप्रैल तृतीय सप्ताह से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही पर्यटन सीजन भी शुरू हो जाएगा, जो कि मानसून सीजन तक, जुलाई फर्स्ट वीक तक जाता है और बच्चों के स्कूल खुलने तक। और यही 3 महीने सर्वाधिक बिजली की डिमांड भी रहेगी, कॉमर्शियल सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या हाउसिंग सेक्टर। उत्तराखंड को करीब 300 मेगावाट बिजली की जरूरत है, सेंट्रल पूल से एक्स्ट्रा। इसमें बिजली की कमी के यूं तो बहुत कई कारण हैं। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध का भी कारण बताया जाता है और अन्य कारण बताए जाते हैं, परंतु राज्य सरकार भविष्य में आने वाली इन सभी दिक्कतों से अवगत है। यही वजह है कि पूर्व में मुख्यमंत्री भारत सरकार में मुलाकात कर अपना पक्ष रख कर आए हैं और आज भी राज्य सरकार की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो, इसके लिए कुछ नए प्लांट भी जल्द शुरू करने का प्लान चल रहा है। तो इन सभी विषयों को लेकर बैठक जारी है, परंतु ये बात सही है कि उत्तराखंड के सामने आने वाले समय में बिजली का संकट गहरा सकता है। जो बैठक इस वक्त चल रही है उसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं सुदीप? जी देखिए, इसमें ऊर्जा विभाग के सभी बड़े अफसर हैं, सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग के हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं और एक एजेंसी के भी लोग शामिल हैं जो अपनी एक्सपर्ट राय समय समय पर देते हैं कि विद्युत आपूर्ति की कितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि राज्य सरकार को टूरिस्ट सेक्टर तो देखना ही देखना है, साथ ही जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, वहां पर भी कटौती कम से कम हो, कम से कम पावर डाउन हो, इस पर भी राज्य सरकार का फोकस है। ठीक है सुदीप, आप लगातार बने रहिए। आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब हर साल पीसीएस की परीक्षाएं की जाएंगी। दरअसल यूकेपीएससी ने शासन को ये प्रस्ताव भेजा है। पीसीएस में जल्द ही यूपीएससी का पैटर्न लागू किया जाएगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बड़े बदलाव होंगे। वैकल्पिक विषय चुनने की भी आजादी आगे आने वाले समय में मिल सकती है। 9 पेपर होंगे, अंग्रेजी हो सकती है अनिवार्य। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीसीएस में को लेकर के मुख्य परीक्षा में कई सारे बड़े अहम बदलाव करने की तैयारी अब कहीं ना कहीं की जा रही है। साथ ही वैकल्पिक विषय चुनने की भी अब आपको आजादी मिलेगी। इसके अलावा अंग्रेजी को भी अनिवार्य किया जा सकता है। टोटल 9 पेपर होंगे। तो अब हर साल होगी पीसीएस की परीक्षा। यूकेपीएससी ने शासन को ये पूरा प्रस्ताव इस वक्त भेज दिया है, जहां पीसीएस में जल्द यूपीएससी का जो पैटर्न है उसे लागू करने की बात कही जा रही है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बड़े बदलाव होंगे। पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बड़े अहम बदलाव आगे आने वाले समय में होंगे। 9 पेपर होंगे, साथ ही अंग्रेजी को भी अनिवार्य किया जा सकता है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है इसको लेकर? जी देखिए, लोक सेवा आयोग ने यूं तो बीती 2 परीक्षाएं सकुशल संपन्न करा ली, उसमें पटवारी और पीसीएस के एग्जाम थे,
परंतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम हर वर्ष युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हाँ। रिक्तियां विभागों में ना रहें, समय से नियुक्तियां हों। मौजूदा समय में जो पीसीएस की परीक्षा हुई, ये काफी समय के बाद, करीब 5 साल के बाद हुई, जब लोग रिटायर होते जाते हैं, विभागों में वैकेंसी बनती जाती है और विभाग लोक सेवा आयोग को या लोक सेवा आयोग की डिमांड विभागों को रहती है कि अपनी रिक्तियां बताएं। तो इस प्रक्रिया में अब देर न हो। वर्ष जब साल दर साल एग्जाम होंगे तो छोटे एग्जाम होंगे, उनको मॉनिटर किया जा सकेगा। दूसरा, जो युवा एलिजिबल होंगे उनको भी मौका मिलेगा। साथ ही लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर भी इसमें कुछ बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। तो जो राज्य सरकार के मुखिया का प्रयास है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, कि व्यवस्था पारदर्शी हो, सटीक हो और जो मेहनती छात्र हैं उनको वाजिब हक मिले, उस दिशा में अब लोक सेवा आयोग भी तेजी से काम कर रहा है। लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है डॉक्टर राकेश कुमार, वो बहुत अनुभवी अफसर हैं और देश के टॉप 10 आईएएस अफसरों में कभी उनका नाम भी आया था, लिहाजा उनकी जो राय है वो भी महत्वपूर्ण है। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो इसमें 9 सब्जेक्ट और 9 पेपर होंगे। 9 पेपर के साथ ही इंग्लिश को भी कंपलसरी करने की बात अभी फिलहाल कही जा रही है। जी बिल्कुल, अभी तक इंग्लिश जो थी वो कंपलसरी नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है और अब इसको कंपलसरी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो पीसीएस निकल कर आएगा उसको प्रमोशन के बाद आईएएस भी बनना होता है रिक्ति के आधार पर। दूसरा, देश विदेश में बदलते माहौल में उसको आगे भी जाना है, कई महत्वपूर्ण बैठकों को अटेंड करना है। तो बिल्कुल जो लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग भी व्यवस्था में परिवर्तन करने जा रहा है। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो पीसीएस की जो परीक्षा में जो बदलाव की बात कही जा रही है, उससे क्या कुछ असर पड़ सकता है युवाओं पर? जी देखिए, बदलाव को असर को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। अभी तक जो युवा तैयारी करते हैं कोचिंग के माध्यम से या निजी स्तर पे, तो एक सेट पैटर्न पर परीक्षा में अपनी तैयारी करते हैं सब्जेक्ट्स के आधार पर और पैटर्न के आधार पर। अब जब पैटर्न चेंज होगा तो थोड़ा सा उनको भी अपनी तैयारी में परिवर्तन करना पड़ेगा जी। और इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण होता है, तो इंटरव्यू के लिए भी उन्हें अब और प्रिपरेशन अपनी बढ़ानी होगी। ठीक है, चलिए आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजन को लेकर बैठक, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देहरादून में अहम बैठक। दोपहर 3 बजे विधानसभा में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। स्पीकर रितु खंडूरी 3 बजे विधानसभा में काफी अहम ये बैठक करने जा रही हैं आज, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे विधानसभा में ये अहम बैठक होगी। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजन करने को लेकर के ये अहम बैठक होगी। आज दोपहर 3 बजे देहरादून में ये अहम बैठक है, जहां स्पीकर रितु खंडूरी 3 बजे विधानसभा में ये अहम बैठक करेंगी। तो गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजन करने को लेकर ये अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे की जाएगी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी। देहरादून में ये अहम बैठक है। आज दोपहर 3 बजे विधानसभा में बैठक का ये आयोजन किया जाएगा। रितु खंडूरी ये बैठक लेती हुई नजर आएंगी, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पीकर रितु खंडूरी 3 बजे विधानसभा में ये बैठक करेंगी। अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में आज की इस बैठक को लेकर? देखिए, 13 तारीख से उत्तराखंड का बजट सत्र प्रस्तावित है, जो कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र होगा। ये बजट सत्र होगा, सभी वहाँ की तैयारियां व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, आवास से लेकर परिवहन की और सुरक्षा आदि की तमाम विषयों पर चर्चा आज 3 बजे होगी। सिक्योरिटी की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें इंटेलिजेंस विभाग के अफसर और पुलिस महकमे और शासन के बड़े अफसर मौजूद रहेंगे। जो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, वो इस बैठक को हेड करेंगी और रिपोर्ट के आधार पर गैरसैंण सत्र में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और इसी के साथ चलिए अब देवभूमि में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। बाद में ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और इस दौरान एक युवक ने दूसरे गुट के युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य युवकों को चोटें आई हैं। ये घटना सोमवार शाम की है। तो वहीं सीओ विमल प्रसाद का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मामले में जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कॉलेज में जो था एक लॉ फ्रेशर पार्टी थी, जिसमें ये झगड़ा हुआ दो पक्षों में, लड़कों का।
तो उसमें 3 लड़कों को चोटें आई हैं जो कि अपना इलाज बेस में करा रहे हैं। इस संबंध में हमारे अभी कोई तहरीर नहीं आई है और जैसे ही आएगा उसमें हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। चोटें आई हैं, ये जांच करके पता लगेगा कि क्या। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने कोतवाली रुड़की का वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। एसएसपी ने कहा कि थाने के रिकॉर्ड, माल और बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी व्यवस्थाएं सही मिली, लेकिन जहां कहीं कमियां हैं उन कमियों को भी सुधारने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो ये निरीक्षण किया गया रुड़की की, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली रुड़की की तरफ से वार्षिक निरीक्षण ये किया गया, जहां पर शॉपिंग मॉल्स का निरीक्षण किया गया। एसएसपी हरिद्वार ने ये निरीक्षण किया है और साथ ही जो कमियां इस दौरान पाई गई उनको सुधारने के भी निर्देश सीधे तौर पर दिए गए हैं। का उद्देश्य जो थाने के जो हमारे रिकॉर्ड्स है, माल है या अन्य वाहन खड़े होते हैं, साथ ही साथ जो थाने की जो और बिल्डिंग है, व्यवस्था है, उनको एक चेक करने से एक नवीकरण भी होता है, सफाई हो जाती है, साथ ही साथ सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं, रिकॉर्ड चेक हो जाते हैं। कहीं कोई कमियाँ त्रुटियाँ हैं तो उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको निर्देश दें पूरे किया जा सके। तो उद्देश्य यही है कि थाने का जो पूरा सिस्टम है वो एक तरह से चेक किया जा सके, चाहे उसमें हर अधिकारी अपने अपने समय पर करते हैं। तो इसीलिए वार्षिक निरीक्षण का रखा गया कोतवाली रुड़की में कि यहाँ की व्यवस्थाएँ देख ली जाएँ, रिकॉर्ड चेक कर ली जाए और भी जो समस्याएं अगर थाना स्तर पर हैं कर्मचारियों की तो उनको भी। अल्मोड़ा नगर पालिका के सदस्यों की बोर्ड बैठक में नगर पालिका का परिसीमन कर इसके आसपास के 25 गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव पास करके जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा गया है, पर सरकार द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि नगर पालिका चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि नगर पालिका का विस्तार जरूरी है, जिसके लिए नगर पालिका बोर्ड द्वारा परिसीमन को लेकर प्रस्ताव पास कर सरकार को भी भेज दिया गया है, पर सरकार द्वारा इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। परिसीमन का जो प्रस्ताव पालिका के द्वारा भेजा गया था वो सरकार के लगातार 2-3 बार सरकार का जो निर्देश हमें मिला था उसके तहत ही वो प्रस्ताव भेजे गए थे। तो लगभग 25 जो समीपवर्ती गांव हैं उनके प्रस्ताव पालिका ने सर्वसम्मति से पास करने के बाद जिलाधिकारी जी के माध्यम से सरकार को प्रेषित किए थे। शासन के कहने पर ही हमारे प्रस्ताव भेजे गए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद खंडूरी को नगर पालिका परिषद पौड़ी के एक सभासद के द्वारा सोशल मीडिया पर धमकी देने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पौड़ी मुख्यालय के पत्रकारों में भारी गुस्सा बना हुआ है। मंडल मुख्यालय के पत्रकारों ने सीओ पौड़ी से मुलाकात करके थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करने की भी मांग की। वहीं पत्रकारों ने सभासद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। लाइव में मैंने कहा कि यहाँ के वार्ड मेंबर कैसे लोगों को चुप करा रहे हैं, इसके लिए अध्यक्ष जी भी तारीफ कर रहे होंगे उनकी कि लोग कुछ नहीं कह रहे हैं और वार्ड मेंबर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसको लेकर के वार्ड नंबर 10 की जो वार्ड मेंबर है अनीता काला, उसका आज मुझे फ़ोन आता है और फ़ोन पर मुझे धमकी देती है कि तुमने कैसे मेरे वार्ड के बारे में बात कर दी और मेरे बारे में कैसे बात कर दी, मैं तुम पे मानने का दावा करूँगा, जबकि मेरे द्वारा कोई भी अभद्र भाषा का व्यवहार प्रयोग नहीं किया गया था। इसके बाद वार्ड नंबर 10 की जो मेंबर है अनीता काला, उसके द्वारा मुझे अभद्र गालियां दी गई और मुझे देख लेने की धमकी की बात कही गई। प्रेस क्लब द्वारा एक ज्ञापन जो है सौंपा गया जिसमें अभद्रता का प्रकरण है और इस पर हम लोग जो है जांच करके तुरंत कार्रवाई। वहीं आरटीओ विभाग में मंगलवार को फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के समय मरीज को प्राथमिक तौर पर इलाज देना है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि जब कभी दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के समय मौके पर मरीज को किस प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और उसको किस तरह से मेडिकल सुविधा मुहैया करानी चाहिए, इसको लेकर आज मेडिकल विभाग से जुड़े हुए कर्मी और एसडीआरएफ सहित तमाम संबंधित कर्मियों और जानकार डॉक्टरों को यहां पर बुलाया गया ताकि दुर्घटना के समय मरीज के साथ किस तरह से नियमों का पालन किया जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके, इस पर चर्चा हुई। ड्राइवर्स हैं, हमारे प्रवर्तन सिपाही हैं और कुछ मीडिया के बंधु भी हैं और भी जो लोग हमारे हैं, आम पब्लिक भी है उसमें शामिल। इन सबको फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। इससे दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना होने के बाद जो पहला आदमी होता है जो किसी की मदद करता है उसको किस ढंग से बिहेव करना चाहिए, कौन से प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, किसी की मदद करने के लिए भी प्रोटोकॉल होता है, किस ढंग से उसको लिटाएंगे आप, मदद कैसे करेंगे,
अगर हार्ट बीट रुक जाती है तो आपका क्या कर्तव्य है, ठीक है। इन सब चीजों को बताने के लिए हम लोगों ने अपने एक्सपर्ट बुलाए हैं। हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन नहीं करने पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने डीजी हेल्थ विनीता शाह को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर खाली पड़े हुए ANM पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी दिए गए पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने डीजी हेल्थ विनीता शाह को अवमानना का नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है। पिटीशन में नीमा गोस्वामी ने 2021 में एक पिटीशन फाइल करी थी, जिसमें ANM की भर्ती प्रक्रिया के लिए एक पिटीशन फाइल करी। उस पिटीशन में माननीय न्यायालय द्वारा यह दिशा निर्देश दिए गए थे कि विधिवत तरीके से 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करी जाए अपॉइंटमेंट की, लेकिन 2 महीने के भीतर यह इसमें कुछ भी नहीं किया गया। तो इसके लिए नीमा गोस्वामी एंड अनदर्स वर्सेस विनीता शाह आज फाइल करी गई, जिसकी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में माननीय न्यायालय ने विनीता शाह डीजी हेल्थ को नोटिस जारी किए हैं। इसकी अगली तारीख मई में लगी हुई। तो इस पिटीशन में नीमा गोस्वामी और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खनन से भरे हुए ट्रकों के ओवरलोडिंग मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अब सख्ती दिखाई और इस मामले में सरकार से भी जवाब मांगा गया है। साथ ही कोर्ट ने ओवरलोडिंग को लेकर सरकार की शासनादेश पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने RTO को आदेश दिए हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को, केंद्र सरकार की ओवरलोडिंग नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। कोर्ट ने जिलाधिकारी, RTO सचिव खनन और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 19 जुलाई से पहले जवाब पेश करने के लिए कहा है। जो खनन में लगे हुए वाहन हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं माइनर मिनरल का, उनके लिए खनन समिति द्वारा एक अपर लिमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार तय की गई थी कि वो मैक्सिमम 108 क्विंटल तक ही मटेरियल लोड कर सकते हैं। लेकिन 30 जनवरी को सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि 108 कुंटल से अधिक भी अगर वो मटेरियल लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस पर रॉयल्टी देने के बाद उनको अगले दिन की निकासी दी जाएगी, परमिट किया जाएगा। यानी कि एक तरह से ओवरलोडिंग को लीगलाइज कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ओवरलोड व्हीकल सभी माइनिंग साइट्स से नदियों की चल रहे थे। जिसके बाद आज कोर्ट में मैटर आर्ग्यू हुआ था और कोर्ट ने इस पर जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधान हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके अनुसार राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वो इस आदेश का अनुपालन न करे, इस पर स्टे लगा। वहीं बैंक के फर्जी NOC से वाहन बेचने वाले गिरोह का रायपुर पुलिस ने खुलासा किया और इस पूरे मामले में रायपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही उनके पास से वाहनों की फर्जी बैंक NOC, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए। मामले की जानकारी देते हुए SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि ये आरोपी फर्जी NOC से वाहन बेचते थे। जिन वाहनों का लोन बैंक में बकाया होता था, ये उन वाहनों को फर्जी बैंक NOC के जरिए किसी अन्य को बेच देते थे और मुनाफा कमाते थे। SSP ने बताया कि इन्होंने अब तक 80 से 90 वाहनों को फर्जीवाड़े से बेचा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रही है कि आखिर इनके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। गैंग पकड़ा गया है 4 लोगों का और उन 4 लोगों का गैंग से हमको ये जानकारी मिली, इसमें 4 लोग हैं। इन्होंने एक गैंग बनाया था जिसमें जो जैसे जो तमाम जो बैंक होते हैं उन बैंकों के माध्यम से जैसे फाइनेंस होकर के जो गाड़ी खरीदी जाती हैं, यदि मालिक ने अगर टाइम से जो EMI होता है अगर पेमेंट नहीं कर रहा हो तो ये रिकवरी एजेंट के माध्यम से फिर गाड़ी को खींच के ले जाते हैं। तो त्रिशक्ति एक रिकवरी एजेंट है, उसमें ये 4 लोग काम करते थे और इन्होंने वो लेकर के फिर फर्जी तौर पर जो है इसका NOC बना करके जो पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसको फिर RTO ऑफिस में ले जा करके फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना करके फिर उसको बेचने का काम करते थे। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।